नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश में चुनाव की ज़बरदस्त अब शुरुआत तो बहुत पीछे छूट गया है। अब तो जिसको आप कहते हैं कि चुनाव अब अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के एक ऐसे युवा चेहरे हैं जो युवा होने के साथ वरिष्ठ भी हैं, और इन दिनों जो मीडिया की अलग अलग एक वर्गीकृत, एक सेगमेंटाइज्ड श्रेणी है जिसमें ख़ास तौर से टेलीविज़न और सोशल मीडिया है, उसका वो एक बहुत पहचाना हुआ चेहरा है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं प्रेम शुक्ल जी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले तो मैं एक हल्का फुल्का कुछ प्रश्नों के साथ फिर राजनीति की तरफ आता हूं। आपके लिए ये सब कुछ नया नहीं था, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर भी बहुत गहरी यात्रा रही है इनकी, और एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट के तौर पर भी गहरी यात्रा रही है। तो इस दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा था। कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसमें सामने आकर किसी पार्टी के पक्ष में भी अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि पहले आप कैमरे की निगाह से एक जर्नलिस्ट के तौर पर देखते थे प्रवक्ताओं को। इस दुनिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दरअसल मेरा ऐसा संयोग रहा कि राजनीतिक दलों के मुखपत्रों के साथ ही मेरी पत्रकारिता भी चली। तो जैसे निर्भय पथिक तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाचार पत्र था। फिर तरुण भट्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाचार पत्र था। और सामना आया तो ये तो मुखपत्र ही शिवसेना का था। तो शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इनके पक्ष में बातें रखने से मैंने कभी अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार नहीं कहा। मैंने अपने आप को कभी नहीं माना कि मैं निष्पक्ष, मेरा अपना पक्ष है। उस पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा पक्ष है। मैं और किसी पत्रकार, कोई पत्रकार निष्पक्ष नहीं होता। वो निष्पक्षता के लबादा उड़ता है वो, लेकिन वो निष्पक्ष होता नहीं, उसका अपना पक्ष होता है। और इस देश में साम्यवादियों ने तो पता नहीं क्या क्या पक्ष चलाए हैं, जनवादियों ने पता नहीं क्या क्या बातें की हैं, और राष्ट्रवादियों पर वो मोहर लगा देते हैं कि ये तो पक्षपाती पत्रकार है। तो मेरा कभी निष्पक्ष पत्रकारिता को क्लेम करने की ना तो मैं कभी रहा, ना कभी मैंने पाखंड किया। तो वो उसके कारण जो है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में बतौर प्रवक्ता आया, तो चूंकि जो काम पहले से ही करता आ रहा था उसी का विस्तार था। अब इतना ही अंतर था कि पहले स्वतंत्र होकर बहुत सारी बातें जो कही जाती थी, अब पार्टी के अनुशासन को भी आपको स्वीकारना है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह पार्टी का विचार माना जाएगा। वो व्यक्ति का, पत्रकार का, उस विचार दर्शन का समर्थन करने वाले समर्थक की बात नहीं होगी, बल्कि वो पार्टी की बात होगी। इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान हो गए। आपको जब भी हम देखते हैं तो एक ठहराव है, एक बेचैनी नहीं है। वो जो टेलीविज़न चैनल पर, एक माफ़ कीजिएगा, मैं कई बार हम प्रवक्ताओं को देखते हैं ख़ासतौर से राष्ट्रीय मंच पर, तो एक बेचैनी रहती है, एक व्यग्रता रहती है, अकाट्य तर्कों के साथ एक दूसरे पर हमलावर होने की प्रवृत्ति दिखती है। इसके बीच में हम आपको देखते हैं, सुधांशु जी को देखते हैं, तो आप लोग ठहरे हुए हैं। इसके पीछे क्या 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 आप देखते हैं कारण कि चीखना चिल्लाना चूँकि टेलीविज़न को समझते रहें, या ये आपके स्वभाव का हिस्सा रहा? देखिए, जब आप जो हैं, आपके तर्क सही होंगे और आपके तथ्य सटीक होंगे, तो आपको चीखने चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आदमी आक्रोश में, आवेश में कब आता है? प्रख्यात मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में विवाद में उनकी पत्नी दुर्गावती जी ने जो निर्णय लिया, तो जो फूल कुमला गए मंडन मिश्र के गर्दन के, गले के, तो पाया कि उनको आक्रोश आया, आवेश आया। तो आवेश में वही आएगा जो तर्कहीन, तथ्यहीन, विसंगतिपूर्ण बातें कर रहा होगा। जिसकी वैचारिक प्रगल्भता होगी, जिसके तथ्य और तर्क जो हैं वो आधारहीन नहीं होंगे, उसको चिल्लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक धारा से जो भी संगठन है, पॉलिटिकल आउटफिट हैं, उनकी सोच और दृष्टि में भी एक शिफ्ट दिख रहा है। शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ जाएगी ऐसा नहीं माना गया था। जिस तरह से ये भी दावा सामने आ रहा है कि कांग्रेस एक हिंदुत्व के जिस तत्व के साथ सामने दिख रही है, ऐसा भी नहीं सोचा गया था, और उसको लेकर बड़ी डिबेट भी होती है। और अब सनातन को लेकर या हिंदुत्व को लेकर जो टिप्पणियां हैं वो दक्षिण भारत से आ रही हैं।
वो एक अलग बात है कि उनका कितना महत्व है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी में भारत में राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण हैं उनके विचार में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है? ये परिवर्तन तो हमेशा से रहा है। जैसे कांग्रेस, हिंदू महासभा का अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। कांग्रेस के मंच पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन आहुत हो जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय अगर कांग्रेस के अध्यक्ष और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह सकते थे तो इसका सीधा सा अर्थ था कि पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल, ये सब जो हैं सनातन में अखंड अटूट विश्वास रखने वाले और उसको प्रकट करने में कोई संकोच न करने वाले व्यक्तित्व थे। और कांग्रेस में जब तक ये धारा रही तब तक कांग्रेस सर्वसमावेशी पार्टी रही। कांग्रेस इस धारा से धीरे धीरे मुक्त होती चली गई और राजीव गांधी के आने के बाद इस धारा से उसने खुद को अलग कर लिया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी हो गई। ये मेरा क्लेम नहीं है, इसके दो प्रमुख नेता, राहुल गांधी का क्लेम है उर्दू पत्रकारों के साथ, और कमलनाथ जब यहाँ मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे तो उनका भी क्लेम इसी तरह का था और ये उनके व्यवहार में भी बात आती है। दूसरी बात, शिवसेना की स्थापना हुई थी मराठी मानुष को न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए और 1967 में 66 में स्थापना हुई। 67 में पहली बार वो चुनाव लड़ी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में, मधु दंडवते के साथ उनका गठबंधन था और 67 में कॉरपोरेशन में आ गए। 72 में भारतीय जनसंघ के सपोर्ट से उनका विधायक लड़ा तो उनके लिए कोई अस्पृश्य नहीं था। तीसरा, मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता हुआ। ये इतिहास सामान्य लोगों को नहीं पता होगा। 78 में बाला साहब ठाकरे मस्तान तालाब में बनातवाला के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। परिणाम क्या हुआ? शिवसेना नष्ट होने के कगारे पहुंच गई। 1980 में कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ और अब्दुल रहमान अंतुले तब चेहरा थे मुख्यमंत्री पद के। और बाला साहब ठाकरे से एक मैंने साक्षात्कार में पूछा तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बात 1996 की है, कि आपकी दृष्टि में महाराष्ट्र का उत्तम मुख्यमंत्री कौन रहा? तो उन्होंने कहा अब्दुल रहमान अंतुले रहे। उन्होंने मनोहर जोशी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अब्दुल रहमान अंतुले थे उत्तम मुख्यमंत्री। लेकिन जब शिवसेना पूरी तरह से समाप्त होने की स्थिति में आ गई तब शिवसेना, बाला साहब ठाकरे इंडिविजुअल हिंदुत्व पर को स्वीकारते थे। उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे ने हिंदू मिशनरी चलाई थी 1920 के दशक में, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते थे। 1987 में पहली बार उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति खोलकर की और उसमें उनको सफलता मिली। फिर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के पीछे अगर कोई शक्ति थी तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस थे। उनके आशीर्वाद से गठबंधन हुआ और शिवसेना एक विधायक की पार्टी 51 विधायक की पार्टी हो गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब शिवसेना ने उस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में 2019 में अपने को अलग किया, तब से फिर शिवसेना की वही दशा है। तो जब कांग्रेस ने हिंदुत्व को अंगीकार किया था तो कांग्रेस के विकल्प की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शिवसेना ने हिंदुत्व को अंगीकार किया, उसका विस्तार हो गया। तो जिस किसी ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी के स्वर में स्वर मिलाया है और उसके सकल कल्याण की बात की है, उसको लाभ मिला है। ये जो कांग्रेस दावा करती रही बाद में कि सभी को साथ लेके चलने की बात है या सेक्युलर इंडिया की बात है, बीजेपी की फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स को आप कहाँ जाते देखते हैं? क्योंकि आप एक एनालिस्ट हैं, एक विश्लेषक भी हैं, क्योंकि इस राजनीति को लेकर ये डिबेट खूब होती है कि इसमें अल्पसंख्यकों की जगह कहाँ है, किस तरह से है और उनका प्रतिनिधित्व तो होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि अब अल्पसंख्यक भी आकांक्षी होकर देखते हैं कि अगर ये बीजेपी का युग है तो इसमें हमारी क्या जगह है, हमारी क्या भूमिका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच भेद नहीं करना है, योग्यता के आधार पर सबको देना और अंतिम आदमी का जो है वो कल्याण ही लक्ष्य है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के
अंत्योदय के दर्शन को साकार करना ही आदरणीय मोदी जी की राजनीति रही। इसीलिए उन्होंने अंतिम व्यक्ति को शौचालय दिया, अंतिम व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना दी, अंतिम व्यक्ति को सौभाग्य योजना बिजली दी, अंतिम व्यक्ति को उन्होंने जो है मकान दिया, अंतिम व्यक्ति को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया। अंतिम व्यक्ति का कल्याण करने की उनकी कामना, उसमें किसी को जो है किसी की जाति, धर्म, गोत्र नहीं पूछा गया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण एक जो है वो वोट बटोरने का सूत्र बन गया और 1937 के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के प्रयासों ने ही 10 वर्षों के भीतर भारत को, जो दुनिया में पहली बार धर्म के आधार पर बंटवारा दुनिया में पहली बार भारत का हुआ, उसके पहले भौगोलिक आधार पर है विभाजन, नस्ल के आधार पर विभाजन है, भाषा के आधार पर विभाजन है दुनिया में, लेकिन धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण हुआ और उसका परिणाम सबने भोगा कि दुनिया का सबसे भयंकर 1.5 करोड़ लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले गए, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। एक समाज विशेष को, अल्पसंख्यक के नाम पे तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक इस देश में ये जो है वो यहूदी है, सबसे कम संख्या में है। आप बताइए कि इस यहूदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राष्ट्रपति बनाने के लिए कांग्रेस या किसी दल ने प्रयास किया? दूसरे नंबर के अल्पसंख्यक जोरेस्ट्रियंस हैं, पारसी हैं, तीसरे नंबर के अल्पसंख्यक जैन हैं, चौथे नंबर के अल्पसंख्यक सिख हैं, 5वें नंबर के अल्पसंख्यक बौद्ध हैं। मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। जो पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक का जो परिभाषा के लिए जो सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर 15% से अधिक व्यक्ति जिसकी अपनी आबादी हो, अल्पसंख्यक है क्या वो? आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण भी नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण करके एक वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं। और 1937 में मुस्लिम लीग को पहले चुनाव में विफलता मिली, 42 में बेहतर हो गया और 47 में देश बांट दिया। तो अगर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ की स्थितियाँ देखिए। सबसे घोर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कश्मीर में हुआ, अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वहाँ के आग शांत होना प्रारंभ हुई है। दूसरे नंबर का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नॉर्थ ईस्ट में किया जवाहरलाल नेहरू ने, जहाँ साधु संतों के जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया, वहाँ भी लगातार अलगाववादी आंदोलन चले। दक्षिण में केरल में भयंकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हुआ, दशा आप देख रहे हैं। बंगाल में भयंकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हुआ, आप दशा देख रहे हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए, जहाँ बहुसंख्यकों को न्याय देने की बात की गई, कहाँ से अलगाववादी बात शुरू हुई? कहीं से नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि जहाँ 15% आबादी है वो अल्पसंख्यक के टैग को वहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? उसको मुख्यधारा में लाइए ना जी भाई, उनको उत्तम शिक्षा दीजिए, रोजगार के उत्तम अवसर दीजिए। वो कहाँ दिया आपने? करप्शन एक ऐसा इशू है जिसको, जो बीजेपी के लिए बड़ा वल्नरेबल है। प्रधानमंत्री ये न उन्होंने आते ही दावा किया, बल्कि ये माना भी जाता है। और जिस तरह की चीज़ें हैं कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो 9.5 साल का है, वो लगभग इसमें कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। कुछ चीज़ें जो उठती हैं सैन्य हथियारों को लेकर, वो एक अलग विषय है, या किसी बड़े उद्योग समूह को लेकर। लेकिन क्या ये विषय आपको कुछ पीछे भी धकेलता है? कई बार आप बहुत डिफेंसिव होते हैं इसको लेकर। राजनीति में जैसे जैसे बीजेपी सफ़र तय कर रही है, मैं ये नहीं कहता कि उसको टॉलरेंस डेवलप करना चाहिए किसी। जी देखिए द्विवेदी जी, किसी का श्वेत वस्त्र हो तो उस पर एक दाग भी कलंक लगता है। जिसका कपड़ा ही काला हो उस पर आप कोलतार भी डाल दें तो क्या फर्क पड़ता है? तो भारतीय जनता पार्टी का दामन स्वच्छ और पारदर्शी है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल याद कर लीजिए। इस देश में पहली बार स्टिंग ऑपरेशन, कांग्रेस प्रायोजित स्टिंग का ऑपरेशन। भाई तहलका का कौन था प्रायोजक? आप आज समझ सकते हैं कौन लोग थे। टारगेटेड, जैसे शूट किया जाता है टारगेटेड, उसी तरह से कैमरे से शूट किया गया लोगों को, उनके करियर तबाह किए गए। और जॉर्ज फर्नांडिस के पूरे जीवन की तपश्चर्या, ईमानदारी की, उन पर ताबूत घोटाले का आरोप लगाया गया। और संसद में कांग्रेस जब वो बोलने खड़े थे तो उनका बहिष्कार करती थी। कोर्ट में सिद्ध हुआ कि पूरा झूठा आरोप था, कोई आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ।
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर क्या क्या यूटीआई घोटाले का आरोप लगा, कहीं सिद्ध नहीं हुआ। तो अटल बिहारी क्या कांग्रेस करती क्यों है ऐसा? कांग्रेस को पता है कि उसका मुंदड़ा से लेकर जो फिरोज गांधी ने उठाया था मुद्दा हर्ष मुंदड़ा का, कि किस तरह से जो है हमारे वित्तीय संस्थानों के धन उसको रूट किए जा रहे थे, इससे लेके 2G 3G जीजाजी तक का घोटालों का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। तो उनको लगता है हम बहुत भ्रष्टाचारी हैं। इंडिया को लेकर ये जो बात उठ रही है कि गठबंधन से जोड़कर उसको देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से क्या एक चुनौती मिल रही है, क्या कुछ विचलन है, क्या वजह है कि इंडिया को लेकर जिस तरह से एकदम से बातें उठना शुरू हुई? नाम में अगर कोई चुनौती है या नाम भारतीय परंपरा के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के बाद ही ये सारा मसला क्यों उठा? राहुल गांधी की माता जी का संभवतः बाल्यावस्था शैशवावस्था रही होगी जब भारत में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव लाया था। तब तो कांग्रेस कभी गठबंधन किसी से करेगी ये कल्पना नहीं रहा होगा। इंडिया को भारत कहना चाहिए और भारत ही इसका प्राचीन नाम है, इसमें किसको संदेह है? संविधान निर्माताओं को भी संदेह नहीं था। इसलिए भारत दैट इज इंडिया का, और हिंदी का जो संविधान है उसमें तो इंडिया शब्द लिखा ही नहीं गया, सिर्फ अंग्रेजी वाले संविधान की जो अंग्रेजी की प्रतिलिपि है उसमें ही इंडिया है। तो अगर आप रोज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आपका निमंत्रण जाता था, किसी भारत समर्थक ने नहीं कहा कि आप इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रहे हो। प्रेसिडेंट ऑफ भारत एक बार कर दिया तो ये काले अंग्रेज इतना सिर क्यों धुन रहे हैं? क्या कारण है भाई? इसका मूल नाम तो भारत है, ये स्वीकारते हैं ना। उसी का इंडिया नामकरण कालांतर में यूनानी आक्रांताओं ने, पश्चिम के आक्रांताओं ने किया ना। अगर उसको भारत, अगर और विविध देशों के नाम बदले हैं, मिस्र इजिप्ट हुआ है, श्याम थाईलैंड हुआ है, सीलोन श्रीलंका हुआ है, तो सांस्कृतिक नामकरण नामांतरण यह तो विश्व की परंपरा है और भारत की स्वीकार्य परंपरा है। और अगर कोई मूल नाम ले ले तो ये काले अंग्रेजों को इतना बुरा लगने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आपके पास बड़ा मजबूत नेतृत्व है शिवराज जी का, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा यह भी जाता है कि हिमाचल और कर्नाटक में उसकी चुनौती ये भी थी कि स्थानीय नेतृत्व उतना दमदार नहीं था जितनी अपेक्षा बीजेपी को रहती है। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या मध्य प्रदेश पे जिस तरह बीजेपी का फोकस है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी है, लेकिन संगठन का आपका सबसे बड़ा पावर हाउस मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपकी क्या उज्जवल संभावनाओं का दावा है आपका, तो उसका आधार क्या है? और 2024 जिसके लिए प्रेडिक्शंस तो बड़े अच्छे हैं जो प्री पोल सर्वे कह रहे हैं, मध्य प्रदेश और फिर उसके साथ 2024। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीतना निश्चित है। पिछली बार क्या था, 15 वर्ष बीतने के कारण एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त थी और उस एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस ही बड़ी एकीकृत थी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों गुट होकर, एक होकर आप भी लंबे समय तक मध्य प्रदेश को देखे हैं। 80 के दशक के बाद कभी इतना एकीकृत कांग्रेस 2018 के पहले नहीं थी। अब 1.25 वर्षों का कार्यकाल कांग्रेस का लोगों ने देखा है। उस कार्यकाल की वे कामकाज करने की स्थितियाँ भी देखी और शिवराज सिंह चौहान की भी कार्यशैली लोगों ने देखी है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो जितनी हेवी 2018 में थी उतनी हेवी 2023 में नहीं है। एक दूसरा, राजस्थान में तो हर 5 वर्ष बाद परिवर्तन होता है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ सचिन पायलट अपने अपमान का घूंट पीकर अगर शांत बैठे हैं तो मौका पाते ही वो धराशायी करने में अशोक गहलोत को रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। उनके बीच में सामान्य संबंध भी शेष नहीं बचे हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछली बार तो सर्वे एजेंसियां भाजपा को जिता रही थी और जब परिणाम आया तो कांग्रेस जीती हुई थी। इस बार वही कर रहे हैं, इसी की तरह का परिणाम फिर आएगा। और लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम भले विधानसभा हार गए थे लेकिन लोकसभा में मोदी जी के समर्थन में जनादेश आया
और परसेंटेज ऑफ वोट हमारे सब जगह लगभग बेहतर स्थिति में थे। लोकसभा में विधानसभा की तुलना में डेवड़े हुए थे, कहीं कहीं 1/4 हमारा बढ़ा हुआ था, इस तरह की स्थिति। तो उसी तरह से 2024 का विपक्ष 2018 के विपक्ष की तुलना में अधिक बिखरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भी आपका दावा है कि डबल इंजन यूपी की तरह प्रधानमंत्री और शिवराज जी का दौड़ेगा? दोनों दौड़ेगा और पूरी गति से बुलेट ट्रेन के इंजन की तरह दौड़ेगा। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं प्रेम शुक्ला जी की इस बातचीत में आप हमारे साथ रहे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।